नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में थोड़ा झटका लगा, यानी कि इसको उम्मीद थी 350 से 400 सीटों की, लेकिन मिली सिर्फ 240 सीटें अकेले। हालांकि एनडीए को 293 सीटें मिली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे बहुमत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी उम्मीदों को दक्षिण भारत के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यानी केरल, तमिलनाडु, जो सुदूर दक्षिण का हिस्सा है भारत का, वहाँ से उसकी उम्मीदों को करारा झटका लगा। भाजपा को उम्मीद थी कि तमिलनाडु में उसे अच्छी सीटें मिलेंगी, केरला में अच्छी सीटें मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा क्यों हुआ, इस पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ दक्षिण की राजनीति के विशेषज्ञ जी श्री दत्तन मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम दर्शकों को बता दें कि जी श्री दत्तन जी दक्षिण भारत की राजनीति पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में पिछली बार यानी कि 2019 में भाजपा को 3.58% वोट मिले थे। बिल्कुल। इस बार उसे मिला लगभग 11.5% वोट, लेकिन वो वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ, जबकि 14 में उसे सीटें मिली थी। ऐसा क्यों हुआ? कन्याकुमारी से भाजपा जीती थी। एक्चुअली वो हम साउथ के दक्षिण को देखेंगे तो बीजेपी के बीजेपी इज ए वर्क इन प्रोग्रेस। साउथ में बीजेपी इज ए वर्क इन प्रोग्रेस। उसका मतलब अभी काम शुरू हुआ है, मतलब लंबे समय से काफ़ी ग्रास रूट लेवल पे काम चल रहे थे, पर इतना एक मोमेंटम नहीं मिला था। पॉलिटिकली स्पीकिंग मोमेंटम नहीं मिला था। कई कारण थे वहाँ पर। एक आप देखें, तमिलनाडु में 2 द्रविडियन पार्टी हाईली पोलराइज्ड सोसाइटी में है, और कोई भी नेशनल पार्टी को वहाँ पर इतना फ़ायदा नहीं लिख रहा था। आपको सभी समय एक द्रविडियन पार्टी के पिगी राइड करना पड़ता था। तो वो सिचुएशन ऐसा था। इस बार आपने कहा था कि वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ सीट्स। आप सही कह रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ सीट्स नहीं मिला था, पर आप देखिए, एज आई सेड, वो इट इज़ ए वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी पहली बार बीजेपी अपने दम पे एज ए लीड कोलिशन पार्टनर इस बार निकल रहे हैं। पहले भी बीजेपी को सीट मिला था, पर उस टाइम मेजर एक पार्टी था, उसका एक छोटा सा हिस्सा था वो बीजेपी। तो इस बार ऐसे उन्होंने मैनेज टू टर्न द टेबल एंड इट हैज़ emerged as the major player in the coalition, forming coalition and all that. बट ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सीट्स नहीं आया था, पर इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर इट हैज़ ग्रोन अप। And if you see, हम तो दर्शकों को बता दें कि दक्षिण भारत की राजनीति पेरियार की नीतियों पर, पेरियार के विचारों पर आधारित है। मतलब द्रमुक डीएमके और एआईएडीएमके बस ये झगड़ा होता है कौन ज़्यादा पेरियारवादी है, और भाजपा का स्टैंड पूरी तरह से पेरियार के जो शिक्षण है उनके खिलाफ जाता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु में खास तौर पे, वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर जब तक चेंज नहीं लाएगी तब तक वो संभव नहीं है, क्योंकि पेरियार की पॉलिटिक्स हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग थी। अब एक और चीज़ है, आपको अभी तक बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल पार्टीज़ को वहाँ पर एक रेसिस्टेंस हो सकता था। वो नॉर्थ इंडियन पार्टी है, तो एक पॉलिटिक्स पेरियारवाद आपने सही कहा था, वो अगेंस्ट नॉर्थ इंडियन था, अगेंस्ट संस्कृत था, वो सब था। तो इसलिए नैरेटिव, जो जनरल नैरेटिव, जो लोगों का जो पब्लिक नैरेटिव वाज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस बार जो है ना, उन्होंने वो बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम टुक इट स्ट्रेट एंड उन्होंने दूसरे तरीके से उसका। आप एक और चीज़ समझना चाहिए, आपने पेरियारवाद एक पॉलिटिकल नैरेटिव में वहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम सनातन जो विश्वास रखने वाले हैं वहाँ पर ज़्यादा है, और अच्छा सा, मतलब आप देखें तो बहुत हार्डकोर हिंदू सनातनियों की आवाज़ कोई पार्टी बन नहीं पा रही थी। बिल्कुल, पर वो जो है ना सेपरेट करते थे। आप मंदिर जाते हैं, रिचुअल्स करते हैं, मंदिर में इतना भारी मात्रा में आते हैं लोग, लोगों का
विश्वास है मंदिर में, हिंदू जीवित रीतियों को, लाइफस्टाइल को वो अपनाते हैं, वो सब है। और आप देखिए वो अभी भी स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था कि आप देखिए वो साउथ में सबसे ज़्यादा हार्डकोर हिंदू सनातनी विश्वास है वहाँ पर। क्या वजह है पर ये जो है ना, के खिलाफ जो शिक्षण है वो लोग रूल कर रहे हैं? नहीं वही है उनका, जो उन्होंने जनरल पब्लिक जो है ना, पॉलिटिक्स को अलग रखते थे और ये जो विश्वास को अलग रखते थे। तो एंड वो जो इनके खिलाफ, वो सनातन के खिलाफ है, वो लोग पावर में हैं, तो उनका नरेटिव ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता था, पर लोगों में उसका असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो और अभी तक आपने बीजेपी, यू वांट बीजेपी टू कम टू गेट सीट्स, बट यू हैव नॉट वर्कड फॉर द फर्स्ट टाइम। देयर इज एन एफर्ट to take it to the people, the last person, वो करना चाहिए ना पॉलिटिकली। यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड। अन्नामलाई ने, जो भाजपा प्रेसिडेंट हैं, यंग भाजपा प्रेसिडेंट जो पूरा आईपीएस हैं, उन्होंने अच्छा काम किया और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम किया, इसकी वजह से वोट शेयर बढ़ा भाजपा का, बड़ा है। और वो आगे देखिए ये 5 साल 10 साल में एक पिक्चर कंप्लीट चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। अभी 2 द्रविडियन पार्टी है मेजर, ADMK और AADMK, दोनों एक साथ था पहले, वो स्प्लिट होके AADMK हो गया, एक DMK हो गया। करुणानिधि के नेतृत्व में DMK हो गया था, MGR के नेतृत्व में AADMK हो गया था, उसके बाद जयललिता आ गई। तो आप देखिए ये जो 2 पोल्स था वहाँ पर, 2 पोलर था पॉलिटी एंटायरली ऑन 2 पोल्स में था। तो वहाँ पर जाने के लिए कोई देयर वाज नो political space. तो now BJP is trying to make that widen the। ये भी कहा जा रहा है कि AADMK यानी जयललिता के जी के निधन के बाद से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, भाजपा उसको कवर कर सकती है। बिल्कुल, भाजपा का प्रयास भी वही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए वहाँ पर डेसिमेशन ऑफ AADMK DMK वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर लीडरशिप, क्रेडिबल लीडरशिप, जयललिता जाने के बाद वहाँ पर क्रेडिबल लीडरशिप नहीं है AADMK में। दैट हैज़ BJP इज ऑल्सो ट्राइंग टू कैश इन दैट। अभी ठीक है उनका 20 अभी AADMK के साथ आप अलायंस करते थे, BJP अलायंस कर दिया होता, अभी उनका सीट तो 10 से ऊपर होने वाला था। अब देखिए अभी भी it matches with the DMK's vote share, because if you take 9-11% now, 11 plus 12% मोटे तौर पे हम देखते हैं, और 22% AADMK का मिला के 32 एंड अदर्स पार्टीज टुगेदर। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि PMK के बजाय AADMK से गठबंधन होता? नहीं, PMK भी पहले भी PMK AADMK साथ ये सब था। आप देखना चाहिए कि PMK का एक जगह पे एक उनका सारा एक रीजन स्पेसिफिक है, वहाँ पर उनका अभी भी 10-15% वोट शेयर है। उनका ये कम्युनिटी है, बेल्लाड़ा कम्युनिटी है, वहाँ उनका सपोर्ट मिलता है PMK का। तो यू हैव टू स्टिच alliances among lot of parties. You have to bring in lot of parties. Then only you will be able to DMK ने भी क्या किया था, उनके साथ VCK है, कांग्रेस है, CPM है, CPI है, बहुत सारे केवल DMK नहीं है। DMK मेजर पिवट है, पर उनके इर्द गिर्द बहुत सारे पार्टियां हैं। तो ऐसे वाला BJP भी इस बार AADMK का कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस है। उन्होंने जो शर्त लगाया था, AADMK ने कहा था कि आप अन्नामलाई को हटा दो, हम इसके लिए तैयार हैं, पर BJP was not moved to do that. That is why BJP couldn't strike an alliance. But having said that, अभी देखिए इस बार AADMK भी साफ हो गया है। तो AADMK जो वोट बेस है वो बीजेपी के लिए फ़ायदा हो सकते हैं इफ़ बीजेपी प्लेस इट्स। मुझे याद आ रहा है नमलाई ने भी, जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जयललिता की तारीफ़ की थी और उनको कहा था कि तमिलनाडु की पहली हिंदुवादी नेता हैं वो। और अच्छा, अब रुख करते हैं अगले बड़े स्टेट यानी केरला, केरल की तरफ।
मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की थी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की थी, तो भाजपा कार्यालय पहुंच के पीएम मोदी ने एक बड़ा विशेष बयान दिया था कि अब हमें केरला की ओर फोकस करना है। तो उस बयान को सुनने के बाद मुझे लगा था कि पीएम ने देश में किसी हिस्से का नाम नहीं लिया, केरल का नाम लिया। यानी भारतीय जनता पार्टी केरल में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और इस बार शायद कुछ अच्छा करेगी, लेकिन सिर्फ एक सीट ला पाई। बिल्कुल, वो एक सीट का बात नहीं है, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल और मॉरल विक्ट्री है, उसको उस हिसाब से देखना चाहिए। क्योंकि जैसे तमिलनाडु के बारे में हम बोलते हैं, केरला में भी वैसे देयर आर 2 LDF एंड UDF, 2 फ्रंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने सारा पार्टियां, बाकी बहुत इनके साथ भी 32 है, इनके साथ भी अराउंड 32 सीट पार्टियां हैं, छोटा छोटा पार्टीज भी सब मिला के एक कांग्रेस है, एक CPM के पिवट के इर्द गिर्द सारे पार्टियां जोड़े। तो बीजेपी वॉज फॉर many years, for all these years, बीजेपी वॉज कंसिडर्ड टू बी एन अनटचेबल पार्टी। वो ब्रेक करने में बहुत साल लगा बीजेपी के लिए, क्योंकि वो बीजेपी के साथ आने के लिए भी तैयार नहीं था लोग। तो एंड ऑल्सो आप देखिए वहाँ पर संघ का बहुत अच्छा काम है, सबसे ज़्यादा शाखा वहाँ पर लगते हैं, यूपी के बाद अभी बहुत सालों तक केरल में सबसे ज़्यादा शाखा होते थे। वो सब स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनाइजेशनली RSS स्ट्रॉन्ग है, बट इट हैज़ नेवर ट्रांसलेटेड इनटू वोट्स। नहीं, मुझे इस बात को कृपया समझाइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की श्रृंखला में जो लोग पहुंचते हैं, ऑब्वियसली वो लोग सनातन धर्म हिंदू विचारधारा से प्रभावित होंगे। बिल्कुल। तो फिर वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है? जब वो वोट देने जाते हैं तो वो वोटर क्यों नहीं बन पाते हैं? कई बार क्या होता है, वो उनका ठीक है, एक घर से एक स्वयंसेवक जाते हैं, उनका बाकी परिवार के लोग दे मे थिंक दैट व्हाई वेस्ट ए वोट, बीजेपी तो आना नहीं है। तो पहली बार बीजेपी आ रहे करके एक इम्प्रेशन देना शुरू किया, एंड बीजेपी फॉट वेरी अर्नेस्टली ऑल्सो, एंड अच्छा कैंडिडेट भी था सुरेश गोपी मास लीडर था। उन्होंने लोगों के बीच में वो अच्छा सर्विस करता था, 2 बार हारा भी था, पहले इलेक्शन में 2 बार हारा भी था, पर वो छोड़ा नहीं है, ऐसे काम करते रहे और लोगों ने आज इस बार इतना भारी बहुमत से उनको जिताया है। उनका अपना एक व्यक्तित्व है, वो भी उसमें मैटर करते हैं। मोर देन दैट, अभी लोगों में एक विश्वास है बीजेपी भी जीत सकते हैं। आप देखिए अगले बार इससे भी ज़्यादा सीट आएंगे, और ये मैं ऐसे एक बड़ा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट बीजेपी कैन रूल द स्टेट ऑल्सो इफ इट प्लेस इट्स कार्ड्स वेल इन केरला। बिकॉज अभी जो तिरुवनंतपुरम में, अब देखिए तिरुवनंतपुरम में 2nd आया था बीजेपी, एंड बीजेपी शशि थरूर को बड़ी टफ फाइट दिया था, और उसमें उन्होंने जीता है 15,000 वोटों से, 15,000 ओनली। दैट इज अ स्मॉल स्लेंडर मार्जिन, कंसिडर इट इज अ very thin margin, and at one point Rajiv Chandrasekhar was leading at several times, in the last moment only, in one particular minority majority booth, Congress managed to outstrip Rajiv Chandrasekhar. Otherwise it was all Rajiv Chandrasekhar all alone. So in that case, if you see, around 20 assembly seats, BJP came first. In this election, at least in 20 or 17 or 20 seats, BJP became first. In Alleppey, BJP gave a very good fight. Unka vote share, it has crossed 20, it is touching around 22%. So it's a major player now. Even after CPM, BJP is the single largest party, much bigger than Congress in terms of vote share. I am talking not on seats, but vote share में आप देखिए वो CPM फर्स्ट है, सेकंड BJP है। 20% वोट
कोई एक पार्टी को एक जगह मिल रहा है तो दैट इज़ अ बिग थिंग। सो बीजेपी का ऑर्गेनिक डेवलप ग्रोथ था, पर मोदी जी का एक इफेक्ट है, मोदी जी इफेक्ट तो है। एक और कारण है, केरल में अभी जो चेंज हो रहा था, आपको अंशुमन जी, आपको यू नो वेरी वेल द डेमोग्राफी ऑफ केरला। इट इज़ 56% हिंदूज, रेस्ट इज क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। अभी तक क्या होता था, यूडीएफ, कांग्रेस लेड यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, that used to be the whole wholesale dealer of I would say minority votes, क्योंकि उनके साथ मुस्लिम लीग भी था। एक बार खबरें ऐसी भी आ रही थी कि इस बार जो माइनॉरिटी वोट है इसमें मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों हैं, दोनों एक साथ आने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, वही आई एम कमिंग टू दैट। तो पहले तो ये क्रिश्चियन पूरा एंटायरली वोटेड फॉर कांग्रेस, एक छोटा सा 5% वो सीपीएम को जाते थे, और 10% आ गया तो सीपीएम को इतना सीट्स मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइट वोट डिफरेंस इज बिटवीन द फ्रेंड्स इज वेरी लिमिटेड। 2% में सत्ता बदल जाते थे वहाँ पर, तो इतना टाइट होता है वहाँ पर। तो उसमें इस बार क्या हुआ था, ये जो बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रैडिकलिज्म, इस्लामिक रैडिकलिज्म, वो क्रिश्चियंस वेयर फीलिंग लेफ्ट आउट। उनको कोई देखने वाले नहीं है, क्योंकि उनका वोट शेयर कम होते जा रहा है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है। और यहाँ पर तो मुसलमानों का सबसे केरल में सबसे ज़्यादा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है पॉपुलेशन, उनका बढ़ रहा है। तो एक तरह से एक आपने होगा, ये नाम सुना होगा, प्रोफेसर जोसेफ, उनका हाथ काटा, हाँ, तो उनका हाथ काटा गया था। ऐसे वाला बहुत सारा अटैक्स भी हुआ था। लव जिहाद करके एक फिनोमिनन आप जानते हैं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन किया था, या बिल्कुल हाई कोर्ट ने उसमें ऑब्जेक्शन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें जो जैसे हिंदू, तो लव जिहाद का टर्म है वो केरला से ही शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाई कोर्ट में जब केस आया था उसमें ये नाम पहले बार यूज हुआ था। तो ये जो क्रिश्चियन गर्ल्स वेर ऑल्सो टारगेटेड, उनको भी फोर्सफुली कन्वर्ट करके सीरिया में भेजा है, एक अफगानिस्तान में अभी भी पड़ा है, क्रिश्चियन है। तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने सिस्टमेटिकली टारगेट किए थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो दे वेर ऑल्सो फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। तो पहले 2014 में क्या था, उन्होंने कहा कि क्रिश्चियंस का माइंडसेट में ऐसे बता सकता हूँ, उनका कहा मोदी शुड नॉट कम। 2019 में उन्होंने कहा कि मोदी शुड बी रिप्लेस्ड। बट नाउ अभी जो बोल रहे हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद मोदी, तो वो माइंडसेट क्रिश्चियंस में चेंज हो गया। क्योंकि फिर ऐसे में अगर हम लोग देखें तो 56% हिंदू वोट और बाकी क्रिश्चियन वोट मिला के तो एक अच्छा खासा चंक भाजपा को मिलना चाहिए, फिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, वो क्योंकि हिंदू वोट्स डिवाइडेड है। अब देखिए, वो सीपीएम का जो मेन स्टे है, मेन सपोर्ट बेस है, अभी भी बीजेपी से बड़ा हिंदू पार्टी सीपीएम है। केरल में लेफ्ट है अभी भी, बिकॉज उसमें जो बहुत बड़ा कारण था, एक ईड़वा कम्युनिटी जो है, ईड़वा कम्युनिटी जो है वो मोस्टली एंड लोअर कास्ट, वो सीपीएम को सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनका जो क्लास वार एंड ऑल दिस थिंग्स, वो इसलिए वो उनको लगता था वो सीपीएम से आइडेंटिफाई करते थे उनका इंटरेस्ट। तो इस हिसाब से अभी तक जो है वो उनका मेन स्टे होता था, वोट बैंक होता था। बट अभी उसमें भी दरार हो गया है। बीजेपी के साथ एक ईड़वा कम्युनिटी का एक पार्टी है, BDJS करके है, वो बीजेपी के साथ है अभी आजकल। तो और उस कम्युनिटी में भी एक रीथिंकिंग हो रहा है। तो काफ़ी लोग अभी बीजेपी से, मोदी जी से अट्रैक्ट होके इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ। और एक परसेंटेज आप देखें त्रिशूर में भी सुरेश गोपी को सबसे एक क्रिश्चियंस का सब्सटेंशियल वोट मिला है। सब्सटेंशियल इन द सेंस नॉट दैट, बट अराउंड 10% से ज़्यादा वोट्स क्रिश्चियंस का मिला है
कई जगह पे वो मायने रखते हैं. They are decisive in some regions and all that in Thrissur Lok Sabha constituency. So that way, even he got Muslim votes also from SDP strongholds also. He got votes. That means he is acceptable to all. Plus, this is also one of the reasons because now there is a rethinking in Christian community that ये ना अब क्रिश्चियनिटी सबसे पहले बार केरल में आया था. वो मानते हैं कि 2000 साल हो गया, इसे मानते हैं लोग, बट उसमें डिबेट है, पर फिर भी वो मानते हैं. वो तो कहते हैं सबसे पहले मस्जिद भी केरल में बनी थी. वही है. तो उसके बावजूद कभी भी क्रिश्चियंस उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा. हिंदू मेजॉरिटी था, हिंदूज कभी डिस्क्रिमिनेट करते नहीं थे, उनको अटैक नहीं, बल्कि वो उनका चर्च बनाने के लिए सहायता करते थे और आपस में मिलजुल के रहते थे. पर जब मुसलमान अभी 30% के तरफ आ रहे हैं तब उनको बहुत सारे थ्रेट्स फील हो रहे हैं. अभी उनका पॉपुलेशन जब बढ़ते हैं तब तो उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग हो रहा है. तो अगर अरबी कनेक्शन बढ़ता जाए, बिल्कुल. तो इसके वजह से दे आर मोर गेटिंग अट्रैक्टेड टू बीजेपी. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. इफ तो यानी सिचुएशन देखा जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट हासिल करने के लिए भाजपा को केंद्र में मजबूत बने रहना जरूरी है, ताकि उन्हें, क्योंकि अगर वो उन्हें लगता है कि केंद्र में कांग्रेस आएगी तो वो कांग्रेस को वोट करेंगे, केंद्र में भाजपा आएगी तो भाजपा को वोट करेंगे. वो चेंज अभी धीरे धीरे उनका जो न्यू जनरेशन है, दे आर सीइंग द डिफरेंस. वो उनको भी लग रहा है कि बीजेपी सबसे स्ट्रॉन्ग है, तब भी उनको सिक्योरिटी है. वो उनको अभी they are also trying to realize, there is a realization within the community that ये हिंदू स्ट्रॉन्ग है तो भी हमें सिक्योरिटी है, नहीं तो मुश्किल होगा. और कांग्रेस और CPM और वट एवर अदर पार्टीज कैनॉट गारंटी दैट बिकॉज दे आर गोइंग आफ्टर द कंसोलिडेटेड वोट बैंक ऑफ. वो कांग्रेस भी अपीस कर रहे हैं, CPM भी अपीस करने में तो कंपटीशन चल रहे हैं. तो ये कम्युनिटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं. तो इसलिए बीजेपी दे थिंक दैट दिस इज़ द रिलायबल पार्टी. तो कुल मिला के बातों का लबुलवाब ये निकाला जाए, कुछ क्रक्स ये है कि फ़िलहाल 2024 में तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं हासिल हुई, सिर्फ एक सीट हासिल हुई 2 राज्यों को मिला के. लेकिन भविष्य में इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें मिल सकती हैं, जो कि सेंटर की पॉलिटिक्स पे भी प्रभाव डालेंगी. तो मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी अगली बार रिज्यू करें या ना करें, क्योंकि उनकी 75 साल हो जाएगी, लेकिन सेंटर में जो भी भाजपा की लीडरशिप होगी उसको श्री रतन जी की बातों पर ध्यान देना चाहिए. और मैं उम्मीद करता हूँ वो ये इंटरव्यू देखेंगे और उन्होंने इस बार जो एफर्ट झोंका केरल और तमिलनाडु में, उसमें वो उस पेस को कम नहीं करेंगे. और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी बात समझ में आ रही होगी. और क्योंकि उत्तर भारत में दक्षिण की राजनीति को समझने वाले बहुत कम लोग हैं, और हमें बहुत खुशी है श्री हमारे यहाँ आए, हमारे स्टूडियो में आए और उन्होंने समझाया दक्षिण की इन 2 खाटी दक्षिण भारतीय राज्यों की पॉलिटिक्स को. उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे.